सवाल उठ के ये आता है कि नेताजी के मरने को लेके 3 थ्योरियाँ हैं। पहली थ्योरी जो सरकारी थ्योरी है कि वो प्लेन क्रैश में उनकी डेथ होगी। दूसरी थ्योरी जिसको सुब्रमण्यम स्वामी और जनरल जीडी बख्शी बहुत सपोर्ट करते हैं कि वो प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे। प्लेन क्रैश David. कहते हैं ताइपाई में हुआ था। वो कहते हैं नहीं, वो ताइपाई में प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे, वो रूस में थे और रूस में उनको मार दिया गया पंडित जी के कहने पे, और स्टालिन ने उनको मरवा दिया। और तीसरी बात जो निकल के आती है जिसको सपोर्ट, मैं नहीं उस चीज़ को रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन मेरी वैसे वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई है कि गुमनामी बाबा की थ्योरी कि साहब वो तो अयोध्या में मरे थे आकर के 1985 में। तो पहले संदीप जी, पहली बात ये लोगों को बताना जरूरी है कि मैं और आप पत्रकार रह चुके हैं, हम पत्रकार हैं। लोग बार बार ये बात बोलते हैं कि अच्छा आपका विश्वास ये है, आपका मानना ये है। मैं उनको बोलता भैया मैं विश्वास और मानने वाली बात नहीं, मैं कोई बाबू बाबा नहीं हूँ, मैं पत्रकार रह चुका हूँ, मैं आपको फैक्ट देता हूँ। आपको मैं विश्वास दस्तावेज देने दे के रहा लिए हूँ। हम फैक्ट की बात कर रहे हैं, हम लोग मानने की बात नहीं कर रहे। मानना वो मानते रहे घर बैठ करके। अब सीधी सी कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये बात साबित हो जाती है कि नेताजी की डेथ एक प्लेन क्रैश में ताइवान में हुई थी, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये है कि वो रशिया में नहीं मर सकते। जो आदमी मर चुका है सन 45 में, वो कहाँ से जिंदा होकर के रशिया में जाके मर जाएगा या कोई उसको मार देगा। दूसरा, अगर जो जनरल बख्शी जो बात को बोल रहे हैं कि उनको वहां पे गला घोट के मार दिया गया, वटेवर गोली मार दी, कुछ कर दिया, कल को अगर सबूत निकल जाते हैं वहां से, जो गोली रशिया में अगर एग्जीक्यूट किया होगा तो भैया पूरा फायरिंग स्क्वाड होगा, उनकी डेड बॉडी वहां पे होगी, उसकी कबर होगी, रिकॉर्ड होंगे। मजाक थोड़ी ना ऐसे किसी को मारना, ऐसा तो ना एग्जीक्यूशन होती है। सबके रिकॉर्ड वहां पे होते हैं, पूरी वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, वहां सबके रिकॉर्ड्स होते हैं, अब हमारे यहाँ पे भी होते हैं। तो अगर कोई सबूत निकाल दे, डेड बॉडी है, फोटोग्राफ है, तो इसका मतलब ये साबित हो जाएगा कि वो ताइवान में नहीं मरे थे और वो अयोध्या में नहीं हो सकते। क्योंकि जो आदमी सन 53 में या 52 में मर चुका है रूस में, वो कैसे मर जाएगा वापस आकर के अयोध्या में। इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए, अगर हमारे पास में ये एविडेंस निकल करके आता है कि वो भारत में थे 70, 75, 80, 85 में, तो ऑब्वियसली वो रूस में नहीं मर सकते और वो ताइवान में नहीं मर सकते। हाँ, रूस में क्या हुआ, ताइवान में क्या हुआ, ये जानने के लिए हम लोग एक रिसर्च जरूर कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो स्थापित है कि अगर वो आदमी जिंदा यहाँ बैठा है तो ऑटोमेटिकली वो रूस में नहीं मरा। प्लेन क्रैश की थ्योरी जो है उसमें बहुत से प्रॉब्लम आ रहे हैं। सरकार ने खुद एडमिट कर लिया था कि इसके अंदर बहुत लोच है। पूरी कहानी बेसिकली इज बेस्ड ऑन हियर से सुनी सुनाई बात। कोई डेड बॉडी नहीं, डेड बॉडी की फोटोग्राफ नहीं। और जब अंग्रेजों ने इंक्वायरी करी तो उनको 50 उसमें झोल नजर आए, उनको दिखाई दिया कि आदमी रूस जाने की प्लानिंग कर रहा था। तो प्लेन क्रैश की थ्योरी को इवन सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था कोर्ट के सामने, बाद में उन्होंने पलटा उल्टा मारा है। तो आप उसको साइड कर दीजिए कि प्लेन क्रैश की थ्योरी में कोई एविडेंस नहीं है। सिर्फ वहां पे एक कुछ लोगों ने, आई विटनेस ने बोला है कि ये आदमी हमारे सामने मरा था। डेड बॉडी की फोटोग्राफ नहीं है, डेड बॉडी अवेलेबल नहीं है, उस जमाने के रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो है वो उसके खिलाफ में जा रहे हैं। लेकिन वो आई विटनेस अकाउंट जो है वो इतने ज्यादा आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुभाष बोस के मरने की कहानी क्या है कि एक भारत का इतना बड़ा नेता जो वीआईपी था, वो 8-10 लोगों के सामने जिंदा जल के मर जाता है। और जब वो शरीर में आग लगती है तो कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और नंगा करके उनको हॉस्पिटल ले जाता है। क्या कोई आदमी जो इतना विभत्स सीन देखेगा, क्या वो कभी भूलेगा जिंदगी भर की ऐसे घटना घटी थी मेरे आंखों के सामने? मैंने संदीप जिंदगी में पहली बार एक डेड बॉडी देखी थी, कोई एक्सीडेंट हुआ था, पहली बार, बच्चा था मैं। आज तक मैं आपको एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर दूंगा कि साउथ दिल्ली में, नई दिल्ली में कौन सी जगह थी, वो ट्रक था और कौन सी जगह पर, बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन में दिखा दूंगा। कोई भी आदमी जो अपनी आंखों के सामने इतनी गलत घटना देखेगा वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा, मोटे मोटे पॉइंट से कम से कम। छोटी छोटी बातें भूल जाएगा कि सर्दी थी, गर्मी थी, वो मुझे भूल जाएगा, लेकिन कम से कम वो मोटी मोटी बात मुझे याद रहेगी। यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो जो आदमी नेताजी की डेथ के जो कह रहे हैं कि उनकी आंखों के सामने जल के मर गया, उनकी स्टेटमेंट ना तो आपस में मैच कर रही है, और खुद अपने आप वो जो बात बोल रहे हैं वो हमेशा नई बात वो इंक्लूड कर देते हैं। अब एक आदमी कहता जी वो तो जब प्लेन क्रैश हुआ तो मैंने उनको बाहर निकाला, मैंने उनको उनके कपड़े फाड़े। दूसरा आदमी कहता है, जापानी कहता है नहीं नहीं उसने नहीं किया, वो तो मैंने उसको बोला था उसने किया। तीसरा आदमी कहता है हम लोग, हमारी तो पोस्टिंग यहाँ पे थी एयरपोर्ट में, जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो हम लोग गाड़ी लेके भागे, हम लोगों ने सबको बाहर निकाला, ये आदमी कुछ नहीं कर रहा। यार ये कहानी कोई मैच नहीं करेगी किसी कोर्ट कचहरी के अंदर। वो इतने मेजर कॉन्ट्रडिक्शंस उसके अंदर है, बहुत सारे, सारी बातें अलग अलग अलग, हर एक आप मुंह खोलेंगे आप कुछ और बात बोलेंगे और आपकी बात आपके साथी से मैच नहीं कर रही है। तो वो पूरा जो उसका आई विटनेस अकाउंट है वो बिल्कुल 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 एविडेंस नाम की चीज नहीं है, और ये सरकार मजबूरी में कोर्ट के सामने मान चुकी है। इसलिए मुखर्जी आयोग ने रिपोर्ट दी कि साहब ये प्लेन क्रैश तो ठीक नहीं है। प्रॉब्लम जो आ रही है कि रूस में जो कहने की बात, मारने की बात, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी जीडी बख्शी बोलते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड संदीप, जितने भी रिकॉर्ड इंटेलिजेंस के वगैरह या जो भी लोगों के जो क्रेडिबल अकाउंट्स जो रिकॉर्ड पर आए हैं, वो ये दिखाते हैं कि सुभाष बोस ने रूस से संरक्षण मांगा था
और संरक्षण उनको मिल गया। मारने की बात कहीं नहीं आ रही है, संरक्षण मिलने की बात आ रही है। आप मुझसे सवाल पूछ सकते थे कि अनुज, आपने बोला कि वो हियरसे पे था, तो क्या हमारे पास में कोई ऐसा लीगली एडमिसिबल एविडेंस है कि नेताजी को रूस में थे? मैं आपसे पूछूंगा कि क्या हमारे पास में कोई लीगली एडमिसिबल एविडेंस है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठा हुआ है? क्या है? सबूत है भारत सरकार के पास में? नहीं है। हमारे पास रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस की, हम उसे किसी कोर्ट में स्थापित नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है, मुझे पता है कि जो सरकार बोल रही है वो ठीक बोल रही है। जब अबोटाबाद में बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिकन ने पूरा जत्था भेजा अपने फौजियों का, क्या उनके पास में लीगली एडमिसिबल एविडेंस था? अगर अमेरिकी सरकार उस जमाने में क्या करती कि अगर वो किसी भारतीय कोर्ट में आ जाती कि देखो जी, आपके पड़ोस में बिन लादेन अबोटाबाद में बैठा, ये हमारे पास में एविडेंस है, आपको लगता है कि हमारा कोर्ट अलाउ करता उसको? तो लीगली एडमिसिबल एविडेंस नहीं है, लेकिन बच्चे को नजर आ जाएगा कि वो रूस में थे, रिपोर्ट्स हैं इंटेलिजेंस की, वो सब बातें निकल के आ रही है। ये जो बात बोली जाती है बाबा की साहब उनको पंडित जी के कहने पे स्टालिन ने मार दिया, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ कि स्टालिन पंडित जी को पसंद नहीं करता था। उनको राजनीतिक बोला उसने करके, क्यों मारेगा उस आदमी को जिसको गाली गलौज दे रहा है? उसको मारेगा जो आदमी खुद उसके पास में चलता हुआ है संरक्षण मांगने के लिए, जिस आदमी की मदद तो पहले कर चुका है 1941 में। तो रशिया में मारने की खबर खत्म। अब सारी कहानी घूम फिर के आ रही है कि ये जो गुमनामी बाबा वाला प्रकरण है, इसमें एविडेंस सबसे ज्यादा है। जस्टिस मुखर्जी आयोग ने इसको डिस्कस किया केस को, उन्होंने ये एडमिट किया। और प्लीज वो अंडरस्टैंड कीजिए कि जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी सुप्रीम कोर्ट के जज थे और वो क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट भी थे। उनके पिताजी बहुत बड़े वकील थे, उनके छोटे भाई और बहन भी बहुत बड़े वकील हैं। तो उस आदमी को लॉ का पता है, वो पत्रकार नहीं है, वो लॉ को समझता है। जज था सुप्रीम कोर्ट का वो। उसने ये गुमनामी बाबा इशू को स्टडी किया। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि आई विटनेस अकाउंट जो है क्रेडिबल है, खासकर वो लोग जिन्होंने सुभाष बोस को और इस बाबा को देखा था। क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट का मतलब आप जानते हैं, आप लोगों ने, आपने बहुत साल तक कोर्ट कचहरी में आपने वो करी हुई है, रिपोर्टिंग की है। संदीप, आपको मालूम है कि जितने मर्डर के केस होते हैं वो आई विटनेस अकाउंट के बेस पे होते हैं कि मैंने उस आदमी को गोली चलाते देखा था, बस ये कोर्ट में जाके बोला, दूसरे आदमी को हो गई फांसी। तो ये ताकत है आई विटनेस अकाउंट की। क्रेडिबल आई विटनेस अगर एविडेंस हो तो वो डीएनए को भी डिफीट कर देता है। दूसरा, जैसे एडमिट कर रहे हैं रिपोर्ट में कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो मिला है वहां से, जो गुमनामी बाबा जिसको आप बोल रहे हैं उसके, और जो पब्लिक बोल रही है, गुमनामी बाबा और उसके समर्थकों के जो आपस में लेटर्स एक्सचेंज हुए हैं, वो सारे उसकी इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो नेताजी थे। तो आई विटनेस अकाउंट मैच कर रहा है, डॉक्यूमेंट्री मैच कर रहा है, लेकिन कमीशन जो है उसको अपनी रिपोर्ट में लिखना पड़ा कि इसको स्थापित करने के लिए पूरे सबूत नहीं है हमारे पास में, क्योंकि उनकी हैंडराइटिंग की और डीएनए की रिपोर्टें जो सरकार ने दी हैं वो नेगेटिव आई थी। तो आजकल सब लोग, खासकर हमारे जनरल साहब जो है ना, वो डिसमिस कर देते हैं पूरी कहानी को, नहीं नहीं नहीं, उसका तो डीएनए मैच नहीं हुआ। अब ये इस किताब के अंदर हमने डीएनए की पूरी कलाई खोली है। भैया आप बैठे हैं उस देश में, आप बैठे हो, अभी भूलना मत आप लोग कि जिस देश के आप वासी हो ना, यहाँ पैसे खाकर रिपोर्टें चेंज करने का बड़ा पुरानी कहानी है यहाँ पे। और ये तो वो फॉरेंसिक धोखाधड़ी, एक चैप्टर ही है पूरा फॉरेंसिक धोखाधड़ी का। उसमें बहुत सारे एग्जांपल हमने दिए कि कैसे पैसे खाकर रिपोर्टें डीएनए की सब चेंज होती है, और यहाँ तो वो केस है जिसमें सरकार फंसने वाली है। तो उसमें हम लोगों ने अब ये स्थापित कर दिया है, हम लोगों ने अमेरिकन एक्सपर्ट से रिपोर्ट लेकर आया डीएनए हैंडराइटिंग की, हमने ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट से हमने पूछा डीएनए के बारे में, उसने हमको बोला कि ये गड़बड़ है रिपोर्ट के अंदर। तो सब डिटेल में इस पूरे चैप्टर में दिया है। तो अगर अब ये स्थापित हो गया है कि हैंडराइटिंग में गड़बड़ हुई थी, और हमारे पास सरकारी रिपोर्ट जो थर्ड क्वालिटी की रिपोर्ट है, उससे कहीं अच्छी रिपोर्ट अवेलेबल है प्राइवेट एक्सपर्ट्स की, तो क्यों, और हमारे पास में क्लियर कट एविडेंस आ रहा है कि डीएनए मैच में गड़बड़ हुई है, इसका मतलब सुभाष बोस ने वो आपने नहीं, एक और चीज तो लिखा है जो सरकार ने किया है, उसमें वो दांत का इलेक्ट्रोफोरोग्राफ है ही नहीं उसमें। वो इलेक्ट्रोफोरोग्राम होता क्या है संदीप, मान लीजिए कि मेरी छाती में कोई प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर हैं, तो आप तो मेरे अंदर तो छाती में देख सकते नहीं, तो आप बोलोगे एक्सरे करा के ला। आप मेरी एक्सरे की रिपोर्ट देखोगे तब देखोगे इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो बेसिकली सिंपल टर्म्स में जो डीएनए की रिपोर्ट होती है उसमें आदमी हाथ नहीं लगाता, मशीन होती है। मशीन में आप सैंपल डालते हैं, जो चीज़ का आपको डीएनए टेस्ट करना है, मशीन उसकी रीडिंग करती है, और रीडिंग करके एक चार्ट निकलता है जिसको रॉ डेटा या इलेक्ट्रोफोरोग्राम कहते हैं। तो बेसिकली कॉमन भाषा में बोला जाए, डीएनए रिपोर्ट क्या होती है कि इलेक्ट्रोफोरोग्राम की रीडिंग को डीएनए रिपोर्ट कहा जाता है। और ये होता है कि कल को मान लीजिए मुझे लगा कि आपकी रीडिंग गलत हो, तो मैं इलेक्ट्रोफोरोग्राम किसी और को दिखा सकता हूँ कि आप ये देखिए इसकी रीडिंग इसने ठीक करी कि नहीं करी, ठीक करी ना। इन लोगों को हमें खबर लगी कि इन्होंने इसका डीएनए, इसका इलेक्ट्रोफोरोग्राम गोल कर दिया,
मुखर्जी कमीशन को कभी दिया नहीं लोगों ने इसका इलेक्ट्रोफोरोग्राम। अब हमारे सारे सपोर्टर बैठे हैं, हमारे सपोर्टर लैब के अंदर भी बैठे हैं, उन्होंने कहा जी इन्होंने गोल कर दिया, आप इनको आरटीआई में पूछो लोगों से, उन्होंने नहीं दिया हमारे को, वो है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ जैसे हम लोगों ने अमेरिका से या भारत के टॉप एक्सपर्ट से हैंडराइटिंग की रिपोर्ट हमने साबित कर दी है, मैं आपको सामने साफ बोल रहा हूँ कि सरकार में हिम्मत है तो इलेक्ट्रोफोरोग्राम को जारी करे। ना उसकी मैंने टेस्टिंग करवाई अमेरिका में, यूरोप में, ना मैंने इनका मुंह काला करवाया उसके बाद में। ये झूठी रिपोर्ट उन्होंने दी है, वो डीएनए मैच किया गया था, ये रिपोर्ट उन्होंने चेंज करी इन लोगों ने।